नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक है ये सत्र 2019-20 की। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण और एक भारी भरकम 100 क्वेश्चन का पेपर तैयार किया गया है जो यस गुरु ऐप की टेस्ट सीरीज से लिया गया है। टेस्ट नंबर 9 था ये, तो ये आपके सामने प्रस्तुत है अभ्यास के लिए। तो आप देखें आपके कितने सही होते हैं, आपको कितने आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ अभ्यास किया है टेस्ट सीरीज में तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं किया है तो भी आपके जो है इस किताब का एक तरह से सार या निचोड़ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। 100 क्वेश्चनों के अंदर आपको करीब 300 से अधिक फैक्ट मिलेंगे, ऐसी पूरी जो है वो प्रबल संभावना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये 16 महाजनपद है, तो आपको बताना है कि ये इनकी राजधानियाँ हैं। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों एक लोकप्रिय क्वेश्चन है जो आरएस प्री एग्जाम से लेकर सभी एग्जाम में आता रहता है। और ये जो वीडियो है वो रीड के लिए विशेषकर उपयोगी है, सामाजिक वालों के लिए विशेष रूप से। तो दोस्तों यहाँ सुमेलित नहीं है बताना आपको याद होगा 16 महाजनपद है, उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें जो है मिलता है अंगुत्तर निकाय। और एक जैन ग्रंथ भी है, उसका क्या नाम है वो आप कमेंट करके बताएं। जैन ग्रंथ भी है, 6 अक्षर है उसमें, तो आप कमेंट करके बताएं उसका क्या नाम है, जिसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अस्मक है इसकी राजधानी, पोतन या पोटली जो है वो थी। अवंती की उज्जैनी और महिष्मती थी। काशी की जो है दोस्तों कौशाम्बी नहीं थी, काशी की जो है वो थी वाराणसी। और कौशल है इसकी श्रावस्ती। ठीक है, तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर जो है वो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न इसी प्रकार के एग्जाम में भी आते हैं। और ये सुमेलित नहीं है देने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि विद्यार्थियों को 4 फैक्ट याद करवा दिए जाएं। तो ये प्राचीन नाम है, जैसे जांगल बीकानेर जोधपुर, ठीक है, मत्स्य विराटनगर इसका, सूरसेन वाराणसी, शिवी शिवपुर। तो बताएं देखें क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पुनः हो जाएगा सूरसेन जो है ये आपको पता ही है राजस्थान और यूपी वाला क्षेत्र, तो इसकी राजधानी हो जाएगी मथुरा। तो यहाँ वाराणसी नहीं होगा। शिवी का शिवपुर, और वैसे शिवी जो है वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? दोस्तों ये प्रश्न जो है वो एसपी शोराण संजयपाल शोराण सर के द्वारा पेज टू पेज लाइन टू लाइन पाठ्य पुस्तक को पढ़ के अंडरलाइन करके तैयार किए गए हैं रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बताइए यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपको याद आ रहा होगा 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। और फिर उस की जो पुत्री थी हेलेना या कार्लेनिया, उसके साथ में विवाह कर लिया था। मेगस्थनीज जो है वो राजदूत के रूप में भारत आया था और उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है ये आप कमेंट करके बताएं। पहले वाला मैंने आपसे कमेंट पूछा था, उसका उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। आगे है किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए? ये भी ध्यान रखना, तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जहाँ चाणक्य जैसे शिक्षक आचार्य थे, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक को भेजा और बाद में सुसीम को भेजा गया। तो ये कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख है बताएं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दिव्या अवदान। हमने ये सारे क्वेश्चन अलादीन के चिराग में भी शामिल किए हैं। आप कहेंगे अलादीन का चिराग क्या है? अलादीन के चिराग में दोस्तों जैसे फटाफट रिवीजन के लिए, जैसे यहाँ 3 ऑप्शन काम के नहीं है तो यहाँ 3 को हटा दिया तो सुपर फास्ट रिवीजन। और जहाँ 4 ऑप्शन काम के हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इसमें ये 3 ऑप्शन रखे हैं और इसको हटा के सामने तीर का निशान लगा के सही उत्तर इस प्रकार से कर दिया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है इसकी सराहना की है और प्राप्त भी किया है
किस अलादीन के चिराग को किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मास्की और गुर्जरा या गुजरा, तो इलाहाबाद वाले में नहीं है, तो एक और दो उत्तर हो जाएगा। यहाँ एक और ध्यान रखना, आप जब भी ओमार भरते हैं तो ओमार में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, और जैसे एक, अब आपको भरना है चौथा, और 1 और 2, जैसे 1 और 2 सही है, तो वहाँ भूल से कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, हम 2 नंबर को ऐसे करते हैं ना कि 1 और 2, तो 2 को भर आते हैं, तो ये आपको विशेष सावधानी रखनी है। अशोक सम्राट से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है? तो यहाँ 4 बड़े बड़े फैक्ट दिए गए हैं, बताइए, देखें क्या उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, आपने पढ़ लिया होगा चारों फैक्ट और चारों को याद भी कर लेंगे। राज्याभिषेक के 6वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व, यहाँ देखो सन में 261 दे रखा है, मगर राज्याभिषेक का 6वां वर्ष कैसे हुआ? 269 ईस्वी पूर्व में इसका हुआ था राज्याभिषेक। तो इस हिसाब से 269 में से 61 गए तो पीछे बचे 8, तो यहाँ 8 होगा तो ये सही हो जाता, तो 8 नहीं है, 6वां दिया है, तो ये गलत हो गया, और यहीं पर आपको इसको टिक करना है। अब अगला फैक्ट देखिए, मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई थी। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाएं दी थी, इनको नाम भी याद रखना। आजीविक संप्रदाय था, मखली पुत्र गोसाल इसके संस्थापक थे, गोशाल मखली पुत्र, और सुदामा, चौपर या चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण, ये 4 गुफाएं हैं, ये इनको दान में दी थी। रुमिनदेही अभिलेख के अनुसार अशोक ने वहां भूमि कर की दर घटाकर 1/8 कर दी थी। आपसे मैं कमेंट में पूछना चाहूंगा कि रुमिनदेही कहां पड़ता है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7। आराम से पढ़े कथनों को, विचार करें, और आप ये भी बताएं कि आपके कितने सही हुए लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं अक्सर लेके आता रहता हूँ। अशोक के धर्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभलेख में दी गई है। पहला कथन। दूसरा कथन, बाबरू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। धर्म प्रचार हेतु अनुसंधान, धर्म प्रचार हेतु यात्रा को अनुसंधान नहीं कहा जाता था, तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो धर्म प्रचार हेतु जो यात्राएं थी उनको अनुसंधान कहा जाता था। अगर इसको हम सही कर दें कहा जाता तो चारों ही सही हो जाएंगे। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका गया था। आपको पता है महेंद्र के साथ साथ इसकी बहन भी श्रीलंका गई थी, क्या नाम था? कमेंट कीजिए। कमेंट इसीलिए कि पता चले कि कितने विद्यार्थियों का एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, अतिरिक्त ज्ञान भी है। यहाँ आपसे एक कमेंट और करवाया था किस क्वेश्चन को लेके, तो इस प्रकार से जो है आपके अगर सही होंगे तो उसको फिर हम बता देंगे आपको। आगे है, अंतिम मौर्य सम्राट का क्या नाम था जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी? बताएं, देखें। तो देखिए अशोक, चलो पहले हम इसी को देखते हैं। तो वो अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ मौर्य, ध्यान रखना। और 184 ईस्वी पूर्व की घटना है जब उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। और ध्यान रखना पुष्यमित्र ने फिर सेनापति की ही उपाधि रखी, राजा की उपाधि धारण नहीं की। ये ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग के बाद में अग्निमित्र शुंग इत्यादि शासक आए। और पतंजलि, जो हम प्राणायाम वगैरह आजकल बहुत चल रहा ना, ये लोकप्रिय बनाया है बाबा रामदेव ने। तो जो पतंजलि ने ही योग सूत्र जो है योग का आविष्कार किया था। और इनकी पुस्तक का नाम है पतंजलि का महाभाष्य। तो पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के थे। और वृहद्रथ मौर्य जब सेना का निरीक्षण कर रहा था तो पुष्यमित्र ने उनकी हत्या कर दी थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ में कितने विभागों का उल्लेख है? बताएं, अर्थशास्त्र ग्रंथ में। तो विभागों को तीर्थ कहा गया था
और एक प्रकार से ये जो है वो विभाग डिपार्टमेंट होते हैं ना आजकल, जैसे गृह विभाग, शिक्षा विभाग, वैसे तो 18 है, अर्थ 18 है, याद रखना 18 विभाग। इसमें एक बात और थी, कुणाल। कुणाल का भी कई बार पूछा जाता है कि अशोक के बाद कौन आया, उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो मारवाड़ी में कहते हैं अशोक के बाद कुण आयो, कुण, तो कुण से आप याद रख लेना कुणाल। ये कश्मीर साइड में था। और जालोक जो है, जालोक वो उस साइड में था, पाटलिपुत्र साइड में। संप्रति है ये अशोक का पोता था, ये जैन था, ध्यान रखना। ये जैन धर्म, जैन का मतलब जैन धर्म का अनुयायी था ये। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार जो है वो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अब देखिए हम अभी तक 9 प्रश्नों तक पहुंचे हैं और करीब आपको 9 चौक 36 यानी कम से कम हम 40 के आसपास फैक्ट हम देख चुके हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मौर्य प्रशासन। तो यहाँ ये अध्यक्ष है, इनका क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में अक्सर पूछा ही जाता है और पूरी संभावना है कि रीट में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए। अब आप कक्षा 10 की किताब को वैसे तो ये मानते हैं कि क्या पर्याप्त होगी, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये किताब पर्याप्त होगी क्या, बहुत है क्या, ये पूछते हैं, मगर इसको पढ़कर याद किसने कर ली ये बताएं। बहुत सारे इसमें फैक्ट है और इसको याद करना भी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है इसमें। तो इन्हीं सभी फैक्ट को संकलित करने का प्रयास किया है एसपी सर ने। और इसी प्रकार के दोस्तों आपको बता दें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और फिर इनके संयुक्त पेपर के 750 क्वेश्चन, फिर कक्षा 11 और 12 इतिहास, राजनीति, भूगोल आदि के करीब 500 प्रश्न और भी अन्य इस प्रकार का मैटर आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर है, 5000 से अधिक प्रश्न है जिनको यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है। तो ये मिलेगा आपको यस गुरु ऐप के ऊपर, और ये यस गुरु ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट भी ले सकते हैं और उनका, ताकि बार बार 4-5 बार आप रिवीजन कर सको। तो क्या बात हुई अपने आगे, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सीता अध्यक्ष, तो ये कृषि का है। सीता मतलब जो हल रेखा है उसको कहा जाता था। विविता अध्यक्ष, तो ये सेना प्रमुख, नहीं लग रहा ना आपको नाम से ही, तो विविता अध्यक्ष क्या हो जाएगा? चारागाह का, विविता चारागाह का प्रमुख था, ठीक है। और लक्षणा अध्यक्ष, तो मुद्रा जारी करने वाला। अवंती राष्ट्र उज्जयिनी, अवंती की उज्जयिनी राजधानी थी। अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना अशोक के समय 5 प्रांत थे। इसमें संबंधित सुमेलित नहीं है, ये राजधानी है उन प्रांतों की। तो बताइए कौन सा नहीं लग रहा आपको? तो उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की तोसाली, ठीक है। तो ये आगे देखिए, मध्य देश की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जयिनी। तो यहाँ पे जो दक्षिणापथ है इसकी तोसाली नहीं थी, दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है। आगे है जन्म मरण का लेखा जोखा रखने का प्रमाण सर्वप्रथम किस वंश से मिलता है? यानी कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण और जनगणना। जनगणना का टॉपिक आप जीके में पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, कब से शुरुआत मानी जाती है? अलग से एक विभाग भी था, किस काल में? मौर्य वंश के काल में। और ये बात कौन बताता है हमें? मेगस्थनीज बताता है। मौर्य काल में केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कहाँ स्थित था? सामान्यतः राजधानी में होना चाहिए, तो राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़े हुए नहीं है ना, तो वहाँ कॉमन सेंस काम करना चाहिए। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो अब यहाँ से देखिए मौर्य वंश का जो मैटर है, मौर्य और मौर्योत्तर, वो पूरा होता है। अब आ जाता है गुप्त संवत, गुप्त वंश। तो गुप्त संवत 319 पढ़ रखा है, मगर ध्यान रखना कई बार एग्जाम में क्या होता है, जल्दबाजी में मान लो ये ऑप्शन 1 नंबर पे होता तो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़े, 319 ईस्वी पूर्व कर दें, ये नहीं करना है। ईस्वी पूर्व का मतलब तो हो गया 300 प्लस 300 600 साल पहले पहुंच गए आप। तो 319 भी आ जाता है, या 319 20 देश में आए तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त, बस केवल चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो तो अशोक के
अशोक के दादाजी है चंदू बिंदु अशोक, चंद्र बिंदु अशोक, ये केवल चंद्रगुप्त, याद रखना, गुप्त वंश वाले हैं। तो 319 में किया था। समुद्रगुप्त किसका भक्त था? तो काफी अच्छा प्रश्न है और पूछा गया दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में और में कई जगह पूछा गया है। ये ऐसे प्रश्न है जो पॉपुलर प्रश्न भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो समुद्रगुप्त किसका भक्त था? विष्णु का। गरुड़ इनके सिक्कों पर मिलता है, गरुड़ का। तो वैष्णव विष्णु। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? गुप्त वंश के किस शासक ने? उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन के बारे में हम अभी पढ़ भी चुके हैं पहले भी, और ये फिर शिक्षा की बड़ी नगरी बन गया था। तो क्या उत्तर हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ध्यान रखना, इनके समय एक चीनी यात्री आया था। चलो बताओ आप कमेंट करके कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। गुप्तकालीन रचनाओं में कौन से सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं, देखें। तो पहचान लिया होगा आपने, अगर आपका ठीक है इतिहास तो, या आपने ये किताब पढ़ी है। और दोस्तों हमारा चैलेंज और है कि आप ये सामाजिक की किताब कितनी ही कंठस्थ कर लो, ये जो 100 क्वेश्चन है, 100 में से 100 अगर आप करके दिखा देंगे तो हम आपको दिल से शाबाशी देंगे। बहुत मुश्किल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब हम ये टेस्ट लेते थे तो विद्यार्थी कंठस्थ करके आ जाए किताब को, तो भी वो 90 से ऊपर नहीं जा पा रहा था। 90 से 95, 6, 7, 8 की बात बता रहा हूँ। 10वीं वाले में तो ले नहीं पाए, इतने में लॉकडाउन लग गया था। फिर हमने ये ऑनलाइन सुविधा जो है वो दी। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो कालिदास की तो अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम उर्वशीयम, इस प्रकार की कई रचनाएं हैं। शूद्रक की मृच्छकटिकम है। विशाख दत्त की हर्ष चरित्र नहीं है। विशाख दत्त की जो है, क्या नाम है उस किताब का? मुद्रा राक्षस, ठीक है, नाम खतरनाक है ना। अमर सिंह की अमरकोश है। तो अब ये जो है, इसमें अपने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? इसका, ये चीनी यात्री का। तो कमेंट आपने कर दिया होगा। चीनी यात्री आया था फाहयान। फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हवेनसांग के समय नहीं, हर्ष के समय हवेनसांग आया था। हर्ष हवेनसांग। गुप्त काल से संबंधित है कौन? बताओ, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक है, तो बताओ कौन संबंधित है? तो ये सभी है, ठीक है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, वराह मिहिर, वृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत वगैरह। कौन सा विकल्प गुप्त काल से संगत नहीं है? यानी कि क्या उस समय चल रहा था या नहीं चल रहा था? तो देखो, पर्दा प्रथा, ये जो है ना, पर्दा घूंघट वगैरह, ये गुप्त काल में नहीं थी। ये भारत में बाद में आई, मध्यकाल में, जब बाह्य आक्रमण शुरू हुए तो स्त्री शिक्षा थी, बड़ी बड़ी विद्वान विदुषी महिलाएं थी। मिश्रित जातियां भी, जैसे कायस्थ एक नई जाति आ गई थी, लिपिक का काम करने वाली। ब्राह्मणों का तो सर्वोच्च स्थान शुरू से ही रहा है। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प गुप्त काल से संबंधित नहीं है? बहुत ही एक तरह से क्या गंभीर प्रश्न है ये, भारी भरकम। कौन सा विकल्प गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो 10 मानव प्रणाली का आविष्कार, हवेनसांग का भारत आगमन, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ जो कि कहाँ पर है? महरौली में है, कुतुब मीनार के सामने है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसको बनाया था। तो क्या उत्तर हो जाएगा? हवेनसांग। हवेनसांग आया था हर्ष के समय। हर्ष है गुप्तों के बाद 606 ईस्वी में शासक बना था, 647 तक रहा था। तो हवेनसांग आया था 630 के आसपास। तो गुप्त वंश तो तब तक पतन हो चुका था उसका। दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ ये हो गया। नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, ये गुप्त काल में बनी थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 10 मानव प्रणाली भारत में आ गई थी गुप्तों के समय। गुप्तों के समय धातु विज्ञान बहुत उन्नति कर चुका था। इस लोहे की आज तक जंग नहीं लगा, जबकि आजकल जो हम लोहे स्टील लाते हैं उनके भी लग जाता है। हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, यानी वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित कौन सा विकल्प संगत नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं।
बहुत ही शानदार प्रश्न। अब आप कहेंगे कि शानदार मैं कह रहा हूँ क्योंकि लग रहा है भाई हमें, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस रहा है। और शिवराणा सर का जो प्रश्न कौशल है वो वाकई काबिल तारीफ है। अब आप खुद वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है, थंब लगा के कि वे प्रश्न जो है वो कैसे लगे आपको। शासनकाल 606 से 647 हम बात कर चुके हैं। प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महोत्सव होता था, क्या बताएं देखें। तो दोस्तों ये जो इसको याद रखना, इसकी ट्रिक है। देखो 5 प्रयाग, तो प्रयाग 5, जबकि कन्नौज में उसने जो सम्मेलन किया था वो केवल एक ही बार किया था, बहुत बड़ा सम्मेलन था। मगर प्रयाग में हर 5 साल से सम्मेलन करता था और फिर हर्ष अपनी सारी कमाई हुई दौलत दान कर देता था। हर्षवर्धन ने मराठी में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका से 3 नाटकों की रचना की। अब ये मराठी हमने क्यों लिखा, क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है जल्दबाजी में, मतलब हर्षवर्धन ने नागानंद ये की, इसको टिक कर दिया कि हाँ ये तो सही है, इसमें ये ध्यान रखें मराठी लिख दिया। मराठी का तो है होगा नहीं ना, यहाँ पे कौन सी भाषा आ जाएगी, संस्कृत, क्योंकि उस समय गुप्त काल में और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल हर्ष काल में भी संस्कृत बहुत चलती थी, राजकाज की भाषा थी। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट ने किताब लिखी, कौन सी, चलो अब करो, आप कमेंट करो, थोड़े एक्टिव हो, ठीक है। मयूर, सुबंधु, ईशान, मातंग, दिवाकर आदि विद्वानों को आश्रय दिया। तो बाणभट्ट की रचना का नाम, तो ये हर्ष के 3 नाटक है, ध्यान रखना, इनका अलग से भी प्रश्न आ जाता है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका को। अब देखो राजा महाराजाओं के पास भी टाइम होता था कि वो नाटक भी लिख देते थे, और हम लोग देखो कितने बिजी रहते हैं कि लिखी हुई चीजें भी पढ़ नहीं पाते, है ना। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताएं देखें। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, सही है एकदम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रथियार वंश का संस्थापक नागभट्ट। चोल वंश का राजेंद्र प्रथम। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि संस्थापक ही हो, राजा का नाम भी इसमें आ गया है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ नहीं है संस्थापक, तो संबंधित शासक आपको छांटना है। तो राष्ट्रकूट वंश में नागभट्ट द्वितीय नाम का कोई राजा नहीं हुआ। राष्ट्रकूट वंश में जैसे ध्रुव था, ठीक है, कृष्ण जो है कृष्ण प्रथम वो था, उसके अलावा और भी कई जो है गोविंद तृतीय, इस प्रकार के कई शासक हुए, मगर राष्ट्रकूट वंश में नागभट्ट द्वितीय नहीं था। नागभट्ट द्वितीय प्रसिद्ध राजा गुर्जर प्रथियार वंश का ही था, ध्यान रखना। और आगे हम देखें, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा किस युग की सर्वोत्कृष्ट प्रमाण मानी जाती है। आपने देखा होगा ना, नृत्य करते हुए एक कांसे की प्रतिमा दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, चोल, क्योंकि ये जो चोल शासक है जैसे राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग वगैरह, ये सब भगवान शिव के अनुयायी थे। और जो मंदिर है तंजौर का वरिदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, वो भी भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ आपसे मैंने एक बाणभट्ट की रचनाएं पूछी थी, तो बाणभट्ट की रचना का नाम है हर्ष चरित्र। एक है हर्ष चरित्र, दूसरी भी किसने लिखी है क्या, कमेंट करके। दूसरी है कादंबरी। आगे, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं देखें। इसका हल्का सा जिक्र, इस राजा का नाम हमने अभी जस्ट लिया था, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और पहाड़ी को काट कर मंदिर बनाना कितना श्रम मेहनत लगी होगी, याद रखें आप, मतलब एक कल्पना कर सकते हैं। वर्गाकार विमान क्या होता है, मंदिर के ऊपर, मतलब इस टाइप के, वो ये वर्गाकार, इस प्रकार से। मंडप जैसे आगे वो बैठते हैं ना, वो पाठ वाठ करने के लिए मंदिर के आगे। गोपुरम जो पूजा वाला स्थान वाला, और संयुक्त स्तंभ, जुड़े हुए स्तंभ की स्थापत्य शैली की विशेषताएं किसकी है, बताएं देखें। तो ये जैसे अभी हमने जिक्र किया था राजराजेश्वर मंदिर, तो ये चोलों का जो मंदिर है उसकी विशेषताएं हैं, और मुख्यतः ये द्रविड़ शैली जो है ये कहलाती है।
आपको मैं बता दूं कि मैं चूरू जिले में सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूं। मुकेश ढाका नाम है मेरा, इतिहास से व्याख्याता हूं। और सुजानगढ़ में ही एक मंदिर है तिरुपति वेंकटेश्वर नाम से। तो ये एक तरह से सुजानगढ़, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भी, उत्तरी राजस्थान में मान सकते हैं कि दक्षिणी शैली में बना हुआ एकमात्र मंदिर है ये, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पल्लव वंश के महेंद्र वर्मा से असंगत है। तो पल्लव वंश में महेंद्र वर्मा या वर्मन नाम भी आ जाता है। तो इनसे जुड़ी हुई कौन सी बात जो है वो गलत आपको लग रही है? तो इसमें देखिए, मत्त विलास प्रहसन नाटक इन्होंने लिखा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महेंद्र मत्त विलास। मत विलास प्रहसन, प्रहसन का मतलब हो गया एक तरह से कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो मत मतांतर थे उनके ऊपर हास्य व्यंग्य किया है, उनके जो पाखंडों पर। महेंद्र तालाब का निर्माण करवाया, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके समकालीन नहीं था। इसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन, जिसको महामल और महाबलीपुरम के जो बनाए रथ मंदिर वगैरह, तो नरसिंह वर्मा इनका उत्तराधिकारी था, नरसिंह वर्मा या वर्मन। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है धमाकेदार, मामलपुरम या महाबलीपुरम, यह भी अभी ऊपर आया था, नगर की स्थापना। महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण। ध्यान रखना 5, आप 7 मत कर देना, 5। कई बार एकदम सिंपल प्रश्न आ जाता है, कितने रथ मंदिर है? 4, 5, 6, अपन वहाँ गाड़ी फंस जाती है, टायर रथ का पंचर नहीं हो, ध्यान रखना। चट्टानों को त्रास कर मूर्तियों का उत्कीर्णन। कांची में मंदिर का निर्माण। कांची कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तो यहाँ हम किस वंश की चर्चा कर रहे हैं? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका किस वंश का? ये देखिए ऊपर हम बात कर रहे थे नरसिंह वर्मन पल्लव, महेंद्र वर्मन पल्लव, तो पल्लव वंश की बात हम कर रहे थे। मिताक्षरा, यह है मिताक्षरा नामक हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ है, यानी प्राचीन काल में था, जिसके रचनाकार कौन थे? जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। चालुक्य कल्याणी में भी थे, वातापी में भी थे, ठीक है। बताइए, देखें आप किसे मान, यानी किसके समय की बात है ये? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका विज्ञानेश्वर। विज्ञान